आज भारत में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बीजेपी गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा है। पिछले कई दिनों से पूरा देश नीट पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग के मुद्दे पर उबल रहा था। इसका सबसे बड़ा रूप 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक हुए प्रोटेस्ट में देखने को मिला, जब देश के अलग अलग स्टेट से इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालात बिगड़ते गए, पुलिस लाठीचार्ज पर उतर आई, कई स्टूडेंट्स बुरी तरह घायल हुए। बदले में प्रोटेस्टर्स भी वायलेंट होकर पुलिस और जर्नलिस्ट को निशाना बनाने लगे। इसके बाद ये प्रोटेस्ट दबने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज देखते ही देखते मुंबई, गोवा, पटना, चंडीगढ़ और बैंगलोर समेत देश के कई शहरों तक फैल गई। कुछ दिनों पहले तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नीट पेपर लीक, सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मीम से शुरू हुआ ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ जाएगा। लेकिन आज सवाल सिर्फ प्रोटेस्ट या धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा है कि भारत का वही जेन जी जिसे सोशल मीडिया की जनरेशन कहकर मजाक उड़ाया जाता है, आज इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया है। क्या ये लड़ाई सिर्फ नीट पेपर लीक की रह गई है, या अब सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम या कहे देश की पूरी व्यवस्था पर खड़े हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो ये सब आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? आइए शुरू से समझते हैं इस पूरे मामले को। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत मई 2026 में हुई, जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का पेपर लीक हो गया। एग्जाम से ठीक पहले एक गैस पेपर वायरल हुआ, जिसके करीब 180 में से लगभग 150 सवाल असली क्वेश्चन पेपर से मिल रहे थे। इससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को नीट यूजी के एग्जाम को रद्द करना पड़ा और मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। लेकिन परीक्षा रद्द होने से देश भर में बवाल मच गया। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने महीनों की मेहनत, लाखों रुपए और मानसिक दबाव झेल कर ये एग्जाम दिया था और अब दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना उनके साथ नाइंसाफी है। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को री एग्जाम कराने का अनाउंसमेंट किया और स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत हो सके उसके लिए दोबारा एग्जामिनेशन फी न लेने की बात भी कही गई। लेकिन फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ। देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ मेहनत ही सब कुछ तय नहीं करती। उस दिन की मेंटल कंडीशन, पेपर का लेवल और कुछ क्वेश्चंस का इधर उधर हो जाना भी हजारों रैंक्स ऊपर नीचे कर देता है। हर साल नीट में 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, जहां कई बार सिर्फ एक नंबर हजारों रैंक्स का फर्क पैदा कर देता है। ऐसे में री एग्जाम का मतलब लाखों स्टूडेंट्स के लिए फिर से उसी मानसिक दबाव में लौट जाना था। यही वजह थी कि बहुत से स्टूडेंट्स काफी हताश हो गए और करीब 21 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। इससे एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए पर और भी सवाल उठने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा बयान आया जिसने पहले से सुलग रही आग में पेट्रोल डालने का काम किया। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो परजीवी की तरह काम करते हैं। कुछ युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, वो कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और हर व्यवस्था पर बेबुनियाद हमले करते हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। यहीं पर इस कहानी में अभिजीत दीपके की एंट्री होती है। पेशे से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, जर्नलिज्म ग्रेजुएट और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री हासिल कर चुके अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर चुके थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उबल रहे गुस्से को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने एक्स पर मजाक मजाक में एक पोस्ट लिखी कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से एक वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज और गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मीम के तौर पर शुरू हुई ये पहल कुछ ही दिनों में करोड़ों युवाओं के गुस्से का चेहरा बन जाएगी। कुछ ही दिनों के भीतर सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और इस मामले में उन्होंने देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सीजेपी एक आंदोलन की तरह फैलने लगी और उन्होंने सरकार की अकाउंटेबिलिटी के नाम पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी।
लेकिन डिजिटल सपोर्ट और ग्राउंड प्रोटेस्ट में हमेशा फर्क होता है। इसलिए जब अभिजीत दीपके अमेरिका से वापस भारत आए और अपने पार्टी मेंबर्स के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो शुरुआती दिनों में ग्राउंड पर वैसी भीड़ दिखाई नहीं दी जैसी इंटरनेट पर दिख रही थी। लेकिन फिर इस आंदोलन में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक शामिल हुए और तस्वीर बदलने लगी। 28 जून को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे सोशल मीडिया का सपोर्ट भी धीरे धीरे जंतर मंतर की सड़कों पर उतरने लगा। लेकिन इसी दौरान एक और चीज साफ दिखाई देने लगी। जो मंच नीट पेपर लीक और स्टूडेंट्स के मुद्दों के लिए तैयार किया गया था वो धीरे धीरे राजनीति का केंद्र भी बनता जा रहा था। सीजेपी को कई ऑपोजिशन पार्टीज का खुला समर्थन मिलने लगा। इसके साथ ही कई लेफ्ट विंग ग्रुप्स और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का विरोध करने वाले संगठन भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। उन्हें लग रहा था कि लंबे समय बाद बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बन रहा है, इसलिए अलग अलग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स भी इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। हालात ऐसे हो गए कि कई नेता स्टूडेंट्स के मुद्दे से हटकर अपने अपने राजनीतिक एजेंडे उठाने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने तो इस मंच से आर्टिकल 370 हटाए जाने का मुद्दा तक उठा दिया। लेकिन इन सब के बीच लगातार भूखे रहने की वजह से सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका वजन तेजी से घटने लगा और सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। सरकार को अंदेशा था कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो मामला उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस के दर्जनों जवान सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंचते हैं और सबकी आंखों के सामने सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के खिलाफ सफेद चादरों में लपेटकर जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाते हैं। सरकार को लगता है कि शायद इस कदम से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही सोनम वांगचुक को इस तरह उठाकर ले जाने वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वैसे ही लोगों में उनके लिए सिंपैथी और सरकार के इस रवैये के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सपोर्ट की बाढ़ आ जाती है। सरकार का एक फैसला पूरे आंदोलन को ऐसी रफ्तार दे देता है जिसकी कल्पना ना तो सरकार ने और न ही खुद सीजेपी ने की थी। 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च निकालने का ऐलान सीजेपी पहले ही कर चुकी थी। इसलिए 20 जुलाई की सुबह होते होते देश भर से स्टूडेंट्स ट्रेन और बसों में सफर करके दिल्ली पहुंचने लगते हैं। सरकार कई मेट्रो स्टेशंस के गेट बंद करवा देती है, लेकिन इसके बावजूद करीब 50,000 लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में सीजेपी सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स के अलावा हजारों वो लोग भी थे जो कई अलग अलग मुद्दों पर गवर्नमेंट और बीजेपी से नाराज थे और उन्हें इतने बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर गवर्नमेंट का विरोध करने का अच्छा मौका दिख रहा था। सरकार को भी भीड़ का अंदाजा था, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। दिल्ली पुलिस पहले ही पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग कर चुकी थी और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। हजारों लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है जैसे नारे लगाते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंच जाते हैं तो कुछ जनपद, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और विजय चौक की तरफ से पार्लियामेंट के करीब पहुंचने लगते हैं। हालात लगातार तनावपूर्ण होते जाते हैं और हर 10-20 कदम पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच धक्का मुक्की होने लगती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस आखिरकार आंसू गैस के गोले छोड़ देती है और लाठी चार्ज शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, किसी का सिर फट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है तो कोई चलने की हालत में भी नहीं बचता। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स भी पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। इस दौरान पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी तोड़ा जाता है। कुछ प्रोटेस्टर्स मीडिया वालों से भी काफी बदसलूकी से पेश आते हैं और कुछ के साथ मारपीट भी करते हैं। इस तरह ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है। भीड़ अब सीजेपी के इशारे पर नहीं बल्कि अपने मन मुताबिक आगे बढ़ रही थी। इतनी भारी भीड़ को देख सरकार भी बातचीत की पेशकश करती है और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस मीटिंग का कोई आउटकम नहीं निकलता। ऐसे में ये प्रोटेस्ट जारी रहता है और हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक भी अपने
अपना अनशन जारी रखते हुए पुलिस की लाठीचार्ज की खुलकर आलोचना करते हैं। इधर सोशल मीडिया पर जैसे जैसे पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस वायरल होने लगते हैं, वैसे वैसे पूरे देश में लोगों का सरकार और पुलिस के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता जाता है। जो नाराजगी पहले सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर तक सीमित थी, वो अब पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मुड़ने लगती है। डर कर पीछे हटने के बजाय स्टूडेंट्स और सीजेपी सपोर्टर्स पहले से भी ज्यादा संख्या में दोबारा जंतर मंतर पहुंचने लगते हैं। लेकिन 20 जुलाई की रात होते होते ये प्रोटेस्ट और भी वायलेंट हो जाता है। रात में कुछ लोग अलग अलग जगहों पर अकेले पड़ गए पुलिस कर्मियों को घेर कर उनकी पिटाई करने लगते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, जिसके बाद माहौल और भी खराब हो जाता है। लेकिन इस दौरान इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट मिल रहा था, जिस वजह से ये आंदोलन दिल्ली के अलावा गुजरात, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गोवा समेत देश के कई राज्यों और शहरों तक फैल जाता है। हर जगह सिर्फ एक ही मांग गूंज रही होती है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करे और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जो अपोजिशन पार्टीज अब तक चुप थी, उन्हें भी इस मुद्दे को गर्म होता देख अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अच्छा मौका नजर आता है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई बड़े ऑपोजिशन लीडर्स पहले पार्लियामेंट में सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हैं, जिससे सदन में जमकर हंगामा होता है। इसके बाद विपक्ष के नेता प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के पास धरने पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस उन्हें भी बलपूर्वक हटाकर गाड़ियों में बैठाकर ले जाती है। इस तरह ये पूरा आंदोलन केवल स्टूडेंट का ना रहकर पॉलिटिकल हो जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब कोई आंदोलन पॉलिटिकल होता है, वो आंदोलन अपना मकसद खोकर भटक जाता है। लेकिन इस दौरान जहां अभिनेता और अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स का सपोर्ट और पुलिस एक्शन को क्रिटिसाइज कर रही थी, तो वही एक्टिविस्ट अन्ना हजारे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हैं कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होती, बल्कि इससे पूरे प्रशासन को अकाउंटेबिलिटी का मैसेज जाता है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस्तीफा नहीं होता। सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद 1997 में ओडिशा में हुए एक पेपर लीक के खिलाफ करीब 1500 स्टूडेंट्स के साथ सड़कों पर उतरे थे और उस आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल भी हुए थे। लेकिन 29 साल बाद जब वो खुद देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो लगातार हुए पेपर लीक्स के बाद उनके इस्तीफे की मांग को लेकर स्टूडेंट्स को लाठियां खानी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने अगले 5 दिनों तक इस्तीफा नहीं दिया। देखा जाए तो भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद है जहां नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद अपने पद छोड़ दिए। 1956 के अरियालो रेल एक्सीडेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1993 में इंडियन एयरलाइंस प्लेन क्रैश के बाद माधवराव सिंधिया ने सिविल एविएशन मिनिस्टर का पद छोड़ दिया था। वहीं 1999 में गैसल रेल एक्सीडेंट के बाद नीतीश कुमार ने भी रेलवे मिनिस्टर रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। अगर धर्मेंद्र प्रधान भी पहले ही इस्तीफा दे देते तो शायद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा ना बढ़ता। हालांकि सच ये भी है कि जैसे नीतीश कुमार के रेलवे मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन देने के बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स बंद नहीं हुए, वैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं कर सकता। इससे अकाउंटेबिलिटी तो तय होती है, लेकिन असली समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। इस बीच सरकार पर चौतरफा दबाव बनने के बाद आखिरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लेकिन युवाओं का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। 23 जुलाई को सरकार ने बातचीत का भरोसा देकर सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक तो खत्म करवा दी, लेकिन सीजेपी, स्टूडेंट्स और विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर डटा रहा। प्रोटेस्टर्स की तरफ से लगातार दिल्ली समेत पूरे देश में 20 जुलाई जैसे प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया जाने लगा। ऐसे में सरकार को समझ आ गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मामला अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। चारों तरफ से बन रहे दबाव को देखते हुए आखिरकार 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। ये प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन देखा जाए तो आज का यूथ पेपर लीक, रिक्रूटमेंट में सालों की देरी, बढ़ती बेरोजगारी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फैले करप्शन को एक ही प्रॉब्लम की अलग अलग कड़ियां मानने लगा है। यही वजह है कि बहुत से लोगों का गुस्सा अब किसी एक मंत्री तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उनके लिए ये लड़ाई पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई बन चुकी है।
देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है जब करप्शन के खिलाफ इतनी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हो। साल 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान एक के बाद एक कई बड़े करप्शन स्कैम सामने आने के बाद सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया था और जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और करप्शन पर लगाम लगाने के लिए जन लोकपाल बिल लाकर लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ी। इसी आंदोलन के बाद देश में बदलाव की एक नई उम्मीद जगी। साल 2014 में करप्शन मुक्त भारत, हर युवा को रोजगार और अच्छे गवर्नेंस जैसे बड़े बड़े वादों के साथ बीजेपी लेड एनडीए भारी बहुमत से केंद्र की सत्ता में आई। वही अन्ना हजारे आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी आप बनाई और उन्हें भी जल्द ही दिल्ली की कुर्सी मिल गई। दोनों पार्टियों ने दावा किया था कि वो देश से करप्शन को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन एक दशक से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या करप्शन खत्म हो गया? अगर ऐसा हुआ होता तो आज पेपर लीक देश का सबसे बड़ा मुद्दा ना बनता। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस तरह स्टूडेंट्स की आड़ में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और इस पार्टी के दूसरे नेता अपनी राजनीतिक छवि बनाने में लगे हुए हैं, कल अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या आज जिस शिद्दत के साथ स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा रहे हैं, सत्ता में आने के बाद भी उसी ईमानदारी से उनके हित में काम कर पाएंगे? क्योंकि हर बड़े आंदोलन से नए नेता जन्म लेते हैं, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद कई बार वही नेता उसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे जेपी आंदोलन से निकले लालू यादव और मुलायम सिंह यादव हो या फिर अन्ना हजारे आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल, समय के साथ इन सभी पर करप्शन के आरोप लगे हैं। लालू यादव को तो फॉर्डर स्कैम के मामले में कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो असल समस्या सिर्फ पेपर लीक नहीं है, समस्या उस एजुकेशन सिस्टम की है जो करोड़ों युवाओं को डिग्री तो देता है लेकिन स्किल नहीं देता, और अगर स्किल मिलती भी है तो एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। देश में हजारों गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन वहाँ एजुकेशन का लेवल इतना गिरा हुआ है कि मिडिल क्लास का एक सामान्य परिवार भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता। कई जगह टीचर्स वेल क्वालिफाइड नहीं है और जो क्वालिफाइड है भी उनमें से कई पढ़ाना ही नहीं चाहते। भारत में हर 4 में से एक सरकारी टीचर बच्चों को पढ़ाने पहुँचता ही नहीं, जबकि सैलरी पूरी उठाता है। जब सरकारी अधिकारियों की नाक के नीचे बिना काम किए सैलरी बांटी जाएगी तो वही लापरवाही और करप्शन धीरे धीरे पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैलना तय है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटी है, जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की है जिनका संबंध मिनिस्टर्स, बड़े लीडर्स या उनके करीबियों से बताया जाता है। एक तरफ यही लोग एजुकेशन सुधारने के वादे करते हैं, दूसरी तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के जरिए आम लोगों की जेब से करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं। आज इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्राइवेट कॉलेजेस की भरमार है, क्योंकि IIT, NIT, एम्स और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें बेहद सीमित है। हर साल 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स में बैठते हैं, लेकिन अंडर 12 से 15 हजार रैंक लाने वाले कुछ हजार स्टूडेंट्स ही इन कॉलेजेस तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ भी खेल खत्म नहीं होता। ऐसी खबरें लगभग हर साल सामने आती रही हैं कि जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम्स के पेपर्स लाखों रुपए लेकर अमीर परिवारों तक पहुँचाए जाते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी रैंक लाकर इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। 2026 में हुआ नीट पेपर लीक इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस कड़ी में 2013 का मध्य प्रदेश व्यापम स्कैम भी आता है, जिसमें डमी कैंडिडेट्स बैठाने, चीटिंग कराने, प्रॉक्सी एग्जामिनेशन करवाने और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इस घोटाले ने 77 लाख कैंडिडेट्स को सीधे तौर पर प्रभावित किया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और स्कैम के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बने 634 डॉक्टर्स की डिग्री रद्द कर दी गई। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ वो डॉक्टर्स थे जो पकड़े गए, लेकिन जो कभी पकड़े ही नहीं गए वो आज देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में किस तरह का इलाज कर रहे होंगे। यही वजह है कि पेपर लीक सिर्फ किसी एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैले उस करप्शन की निशानी है जिसने मेहनत की जगह पैसों को और काबिलियत की जगह पहुँच को खड़ा कर दिया है। साल 2014 से 2026 के बीच भारत में करीब 150 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इन मामलों में FIR तो दर्ज होती है, लेकिन सजा बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नतीजा ये होता है कि माफियाओं का हौसला हर साल और बढ़ता जाता है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2006 रेलवे रिक्रूटमेंट पेपर लीक से जुड़ा मामला है, जिसमें नाम आने वाले विपुल दुबे और बेदी राम आज विधायक बने हुए हैं। एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है ताकि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन हकीकत ये है कि कॉलेज से निकलने के बाद भी लाखों युवाओं को सालों तक नौकरी नहीं मिलती। गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज देर से निकलती है तो सालों तक एग्जाम नहीं होते। एग्जाम हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है और कई बार पूरी वैकेंसी ही रद्द कर दी जाती है। कई एस्पिरेंट्स तो ज्वाइनिंग लेटर आने की खुशी में मिठाई तक बांट देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पूरी भर्ती ही कैंसिल हो गई। ऐसा ही कुछ साल 2022 में देखने को मिला, जब गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर योजना को इंट्रोड्यूस किया और पहले से चालू पूरी वैकेंसी को कैंसिल करके उन बच्चों की ज्वाइनिंग रोक दी जिन्होंने रिटन, फिजिकल और मेडिकल एग्जाम पास कर रखा था। उनमें से बहुत से बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली थी। लेकिन समस्या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक सीमित नहीं है। करप्शन लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी जड़ें जमाए हुए है। सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आरटीओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत तक शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा हो जहाँ करप्शन ना हो। कहीं बिना रिश्वत काम नहीं होता तो कहीं सरकारी योजनाओं का पैसा बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है। आम आदमी का हाल यह है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो नियम कानून भी उसके लिए आसान हो जाते हैं, और अगर पैसे नहीं है तो उसे महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाल ये कि यही करप्शन लोगों की सोच का हिस्सा बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक लोगों को लगने लगा है कि बिना रिश्वत के कोई काम होगा ही नहीं। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट फाइल्स तक सीमित नहीं रहता। जब घूस देकर इंजीनियर बनेंगे तो ब्रिज भी गिरेंगे। जब धांधली करके मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे तो एक दिन वही हमारे परिवार का इलाज करेंगे। जब पैसे देकर सरकारी नौकरी मिलेगी तो वो अपनी नौकरी का इस्तेमाल भी खुद करप्शन करने के लिए ही करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन की वजह से भारत को हर साल अपनी जीडीपी का लगभग 1.5 से 2% तक का नुकसान होता है। यही पैसा नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और माफियाओं की जेब में चला जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी भारत 91 स्थान पर है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े स्कैम बार बार होते कैसे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण सजा का डर खत्म होना है। पेपर लीक करने वाले माफिया हो या करोड़ों का करप्शन करने वाले अधिकारी, उन्हें पता है कि अगर वो पकड़े भी गए तो कोर्ट में केस सालों तक चलता रहेगा। जब तक फैसला आएगा तब तक वो बेल पर बाहर आकर फिर किसी नए स्कैम की तैयारी कर चुके होंगे। कानून का डर तब होता है जब सजा समय पर मिले, लेकिन जब न्याय में ही सालों लग जाएंगे तो कानून अपराधियों के लिए डर नहीं बल्कि एक लंबी लीगल प्रोसेस बनकर रह जाता है। धीरे धीरे लोग पहले गवर्नमेंट पर भरोसा खोते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर सवाल उठने लगते हैं, और जब जुडिशरी पर भी भरोसा कमजोर होने लगे तब डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत नींव ही हिलने लगती है। ऐसे में आज देश में गुस्सा सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर नहीं है। ये गुस्सा उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसने धीरे धीरे करोड़ों युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। वो सिस्टम जो देश में सरकारें बदलने के बाद भी नहीं बदलता। नई पार्टी आती है, बदलाव का वादा करती है, लोगों के गुस्से के सहारे सत्ता तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले वो लोग खुद सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो वही सिस्टम उन्हें भी अपने जैसा बना देता है। हर साल न जाने कितने स्टूडेंट्स, कितने किसान और कितने आम लोग खराब एजुकेशन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और टूटती उम्मीदों के बोझ तले अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन वो सिर्फ अखबार के पन्नों पर आंकड़ा बनकर रह जाते हैं और एक खोखला सिस्टम पहले की तरह चलता रहता है। अब भले ही इस आंदोलन की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सिर्फ एक चेहरा बदल देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक एक मंत्री जाएगा, दूसरा आएगा और शायद ये खेल यूं ही चलता रहेगा।